आज यहाँ तक पहुंचा कैसे है? तो मुझे लगा यार अभी बहुत हो गया, अभी एकदम फोकस करते हैं। आपने कहा था कि बस मेरा बताया उतना करो, 99 परसेंटाइल प्लस मैथ्स में नहीं है तो बात करना। तो भाई क्यों कहाँ से किए थे? मतलब राइट एंगल बैच ली 2021 से 2023 के पीवाईक्यूज किए, खत्म हो गया मेरा। हाउ डू यू स्टडी? मतलब कि कितना घंटा, फिर उसके बाद नोट्स बनाना है कि साथ साथ में नोट्स बनाना है? ये बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि टाइम कैसे मैनेज करना है। तो सुबह उठता था, सुबह सीधा मैथ्स करने लेता था। सर के लेक्चर आ जाते थे सिग्मा बैच में, वो देखता था, फिर उनके क्विज सॉल्व करता था। आपने कैसे हैंडल किया दोनों को? बोर्ड्स भी करूँ, एमएससी भी करूँ? पहले से ही क्लियर था। अगर मैं सीईटी के लिए मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मेरा मैथ्स वो बोर्ड लेवल का तो हो ही जा रहा है, क्योंकि वो पूरा सीईटी पूरा कवर करता है। बोर्ड तो उसका अंदर का एक पार्ट है, तो वही हो ही जाता है वो कवर। बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर था कि बोर्ड्स के मार्क्स में किसी कोई कॉलेज नहीं मिलेगा। मुझे जो कुछ है वो सब एंट्रेंस एग्जाम पे, वहीं पे सारा कंपटीशन, उसी पे तेरी लाइफ होने वाली है। फिर पीवाईक्यू सीरीज आ गई, राइट एंगल बैच, वो तो फिर और भी अच्छा हो गया। तो लगता है कि पेड़े के साथ बर्फी भी दे दी, ऐसा लगा था मुझे। व्हाट वाज योर मोटिवेशन? क्या मेरा मोटिवेशन था कि यार कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया चाहिए मुझे, और बेस्ट कॉलेज मिला तो मेरी कॉलेज लाइफ उतनी ही बेस्ट होने वाली है। फिर 40% पढ़ाई, 60% एंजॉयमेंट, वही अपनी लाइफ है। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणितंक। आज मैं आपको आपके एक सीनियर से मिलाने जा रहा हूँ। जानेंगे उसकी स्टोरी। वो आज पढ़ रहा है बहुत ही प्रेस्टिजियस, सबसे ओल्डेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज, वालचंद सांगली। 1947 का ये कॉलेज है। ये कॉलेज पीआईसीटी के साथ कंपैरिजन होता है हमेशा, और इसका प्लेसमेंट कई सालों से बहुत अच्छा रहा है। तो इसे वहाँ सीएससी का एडमिशन मिला है, और ये लेने के लिए ऑफ कोर्स 99 क्रॉस करना पड़ता है। इस बच्चे ने किया है, राइट? तो चलिए जानते हैं उसी से उसका इंट्रोडक्शन। वेलकम राज। Hello everyone, my name is Raj, Rajvardhan Shinde. I scored 98.92 percentile in MST CET. My overall score was 135 marks, and right now currently I'm in Walchand College of Engineering, CSE branch. कैसे लग रहा है? वालचंद कॉलेज से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि Yes. बच्चों को थोड़ा शायद कम पता है इस कॉलेज के बारे में, क्योंकि पुणे और मुंबई के बाहर है। तो कैसा है तेरा कॉलेज? कैसा लग रहा है तुझे वहां जाकर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आज कैंपस लाइफ के बारे में बात करूंगा वालचंद के, क्योंकि प्लेसमेंट तो उसका है ही बेटर। प्लेसमेंट हमारा जो कैंपस है वो 90 एकर्स का है टोटल। बहुत खूबसूरत कैंपस है, बहुत सारे मोर्स वगैरह भी दिखते हैं वहाँ पे, पिकॉक वगैरह, बहुत सारे नेचर से बहुत करीब है। तो वो कॉलेज 90 एकर्स में, कैंपस तो कैंपस लाइफ में कोई कॉम्प्रोमाइज होगा ही नहीं। कैंपस लाइफ बेस्ट है वहाँ की। और प्लेसमेंट कहूँ तो प्लेसमेंट भी बहुत अच्छा है हमारा। अभी रिसेंटली हमारा 51 LPA का हाईएस्ट पैकेज गया है, माइक्रोसॉफ्ट या अमेजोन में गया था आई गेस। तो प्लेसमेंट भी अच्छा है, कैंपस भी अच्छा है, और कुछ चाहिए होता मतलब है मैं कह रहा हूँ कि प्लेसमेंट तो यार 4 साल के बाद की कहानी है। 4 साल कितना एक्टिव रहता है तुम्हारा कैंपस? बस एक लाइन में वो भी बता जानना चाहिए। बहुत सारे लाइवली होता है, बहुत सारे क्लब कल्चर बहुत ज्यादा होता है हमारे यहाँ। हर दिन कोई ना कोई अलग अलग चीज चल रही होती है। एक टेक रिलेटेड भी होता है, नॉन टेक रिलेटेड भी होता है, तो अच्छा है, बहुत लाइवली कैंपस। राइट। और बहुत सारे लोग कहते हैं यार कि ये पुणे से बाहर है, सांगली में है। मैं कहता हूँ 90 एकर्स के बाहर आपको घूमना ही कहाँ है? वही तो, वो इतना बड़ा कैंपस, पूरा दिन उससे 90 एकर्स में ही एक्सप्लोर करने में चला जाता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती है। आपको दिन खत्म होगा लेकिन आप पूरा कैंपस इतना सब कुछ नहीं कर पाओगे, तो आपको उसके आगे बाहर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत बहुत बढ़िया। और आई एम श्योर आपके जैसे आपके जूनियर्स बहुत सारे ड्रीम कर रहे होंगे इस कॉलेज में जाने के लिए। तो चलिए जानते हैं आपकी पूरी स्टोरी, Yes. है ना? मैं आज जानना चाहता हूँ कि राज यहाँ तक पहुंचा कैसे है। तो राज यार 98.92 और मेरे ख्याल से मैथ्स में 99 क्रॉस किया था। 99.17। राइट। तो मैथ्स में 99.17, और आपने जैसे बताया मुझे कि इट वाज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट, Yes. उसके बाहर भी आप 99+17 इतना आगे गए। Yes. तो वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है मुझे जानकर। अब मुझे जानना है कि राज हमेशा ऐसे ही था कि भाई हमेशा 99 लाने वाला बच्चा था बचपन से? 4th 5th 6th 7th 8th कैसे थी आपकी जर्नी? तो मैं स्टार्ट करूंगा। मैं स्कूल लाइफ में बहुत एवरेज बच्चा था, 70 60 70 उसमें ही खेलता था, ज्यादा कुछ नहीं। मतलब ऐसा भी नहीं कि बाकी चीजों में नहीं, ऐसा नहीं था, बाकी चीजों में भी एवरेज ही था। ज्यादा खेल कदाई नहीं, सिर्फ घर पे, कॉलेज पे थोड़ी मस्ती, स्कूल में उतना ही चलता था। फिर 11th आया, 10th होने के बाद 10th तो पूरी ऑनलाइन चली गई थी, इस वजह से ऑनलाइन पढ़ाई की आदत लग गई थी। तो फिर 11th आया, 11th में साइंस स्ट्रीम ली। वहां पे पूरा क्लूलेस था कि क्या करना है, कुछ नहीं जी, सब साइंस ले रहे, तो मुझे लगा यार साइंस ले लेते हैं। फिर साइंस ले लिया मैंने। साइंस में एक लोकल कोचिंग लगाई, घर के थोड़े दूर थी, तो वहां पे मैं जाता था। वहां भी ज्यादा पढ़ाई नहीं होती थी मेरी, क्योंकि ऑनलाइन की आदत थी। वो एक जगह ऐसे बैठ के वो थोड़ा अनकंफर्टेबल लगता था फॉर माई पर्सपेक्टिव। तो वो इस वजह के बाद 11th की वो कोचिंग थी, मैं ज्यादा दिन नहीं गया था, 3 या फिर 4 महीने गया हूँ ऑफलाइन। फिर मैंने सोचा कि घर पे ही बैठे, तो घर पे बैठ के भी थोड़ा क्लूलेस था, आज आई सेड, कि ज्यादा पता नहीं था क्या करना। लेकिन वो बोर्ड की तरह वो सिलेबस कवर करते जा रहा था मैं। फिर थोड़ा 12th आया। 12th में मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए, कि सब लोग आईआईटी या फिर जेई, बहुत सीईटी इसके रिलेटेड जा रहे थे पूरे।
फिर बाद में पता लगा कि यार अगर कुछ करना है तो ये थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा एंट्रेंस एग्जाम की तरफ। ओके। तो मुझे 12th के बाद पता चला कि यार कुछ करते हैं। फिर मैंने ऐसे यूट्यूब पे मैंने फिर क्लासेस तो लगाई नहीं थी, मैंने पूरे ऑनलाइन ही किया था। फिर मैं यूट्यूब पे ही जो टॉपिक मुझे लग रहा है वही उसी के, फिर जेई मेन जेई एडवांस ऐसे चल रहा था। फिर नवंबर तक करते करते मुझे पता चला कि मॉक टेस्ट में ज्यादा स्कोर नहीं आ रहे थे। 300 मार्क्स का जेई मेंस का मैंने ऐसे मॉक टेस्ट वगैरह देता था, 300 आउट ऑफ 120 125 आ रहे थे मेरे। तो मुझे लगा कि अभी भी मैं पूरा दे दूं तो ज्यादा तो नहीं जाने वाले, तो 140 तक चले जाएंगे। उसमें कुछ होता नहीं है ज्यादा, क्योंकि आपको सीएससी अच्छे कॉलेज में नहीं मिल सकती। तो मुझे लगा कि ये राइट टाइम है, मैं सीईटी पे फोकस हो जाता हूँ। और मुझे तभी गणित मतलब अंकुश सर के बारे में पता चल रहा था, मैं यूट्यूब पे देख रहा था, बहुत बार आते थे वो। तो फिर मैंने उनकी अनाउंसमेंट देखी कि सिग्मा बैच आ रही है। तो मुझे लगा यार अभी बहुत हो गया, अभी एकदम फोकस करते हैं और एक अच्छे तरह के सीईटी पे ज्यादा फोकस करने लगेंगे। जेई तो हो नहीं रहा ज्यादा, लेकिन जेई दी थी मैंने। तो सीईटी पे अंकुश सर की बैच ज्वाइन की मैंने, सिग्मा बैच। मैथ्स मेरा वीकेस्ट सब्जेक्ट था, तो इस वजह से मैथ्स के लिए मैंने अंकुश सर की पेड बैच सिग्मा बैच ज्वाइन कर ली। उसमें फिर मेरा टेंशन ही खत्म हो गया सर, एक्चुअली बोलूंगा मैं, क्योंकि मुझे पता था कि इतना ही करना। आपने कहा था कि बस मेरा बताया उतना करो, 99 परसेंटाइल प्लस मैथ्स में नहीं है तो बात करना। तो मुझे लगा कि बस इतना ही है, अभी इनको फोकस कर दो। पूरा मैथ्स मैंने पूरी जिम्मेदारी सर पे डाल दी। उनको वो जो कुछ कह रहे उतना ही फॉलो करता था। वो क्विज 2-3 बार सॉल्व करता था। फिर वो उनके जो वीकली टेस्ट होते थे, टॉपिक वाइज टेस्ट, उनको फॉलो करता था। तो स्कोर अच्छा खासा आ रहा था। मुझे लगा कि बस अभी मैथ्स तो मेरा ठीक ठाक चल रहा है, ठीक ठाक मतलब बहुत अच्छे से चल रहा है, क्योंकि पहले मैथ्स मेरा अच्छा नहीं जा रहा था कि बोर्ड एग्जाम के हो जाते थे, लेकिन सीईटी के जब ट्राई करा तो ज्यादा सॉल्व नहीं हो रहे थे। तो इस वजह से मैं पूरा फोकस हो गया, सर पे डिपेंड हो गया मैथ्स के लिए। अरे भाई रुको रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणितम को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महा रिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना। तो इसीलिए गणितज्ञ के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। तो जैसे तूने बताया कि तूने पहले जेई के लिए फोकस किया, वो भी ऑनलाइन, फिर उसके बाद बोर्ड्स करता रहा, और शायद दिवाली के बाद नवंबर, मतलब दिवाली वाज द पॉइंट तुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार अब मेरे से जेई में जो स्कोर है 120 125, ऐसे बहुत सारे आपके जूनियर्स भी होंगे जो सेम तरीके से गुजर रहे होंगे, तो तेरे जैसे ही उनका भी चल रहा होगा। और फिर तूने यहाँ पे रियलाइजेशन किया कि भाई अब मेरे को सीट पे फोकस करना चाहिए, एंड समहाउ वी फाउंड आउट ईच अदर, राइट। आपको पता लगा गणितज्ञ पे अच्छा हो सकता है और आपने सिग्मा बैच में आए। चलो, नाइस टू नो। बट एक और बार हम जानना चाहेंगे फिर से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, तीनों सब्जेक्ट्स का हम जानना चाहेंगे। मैथ्स जो है आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट सबसे वीकेस्ट आपने मुझे बताया कि मैथ्स था। तो कैसे यार, मतलब क्योंकि मैथ्स 100 मार्क का भी होता है, सीईटी में सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट भी होता है, तो हाउ डू यू ओवरकम दैट फियर, और तूने प्रिपरेशन कैसे करी अपनी मैथ्स को लेकर? पहले मैथ्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है। मैथ्स तो मुझे वीक जा रहा था। बोर्ड लेवल, बोर्ड एग्जाम, मतलब क्लास में जो, मतलब क्लास मतलब इन द कॉलेज, मतलब ऐसे ऑनलाइन यूट्यूब पे। कॉलेज तो डमी कॉलेज था, जाता नहीं था, तो उसमें कभी कभी करा जाता था, मतलब दोस्तों के साथ, 1-2 दोस्त बन रहे थे उनके साथ चला जाता था। अच्छा। तो लेकिन यूट्यूब पे देखता था मैं मैथ्स के, बोर्ड लेवल का हो जाता था मेरा, उसमें ज्यादा टफ नहीं था, उसमें भी थोड़ा मतलब थोड़ा और प्रैक्टिस करने के बाद वो आ जाता था। लेकिन सीईटी का मुझे समझ में नहीं आता कि यार ये लेवल के क्वेश्चन है, इनको इतने जल्दी सॉल्व हो रहे हैं, इतना कम टाइम है। वो एक क्वेश्चन उसके 2-2 पेजेस के बहुत सारे लिखना पड़ रहा है, इतने सोल्यूशन है उसका। फिर मुझे पता सर के ऐसे ही मैंने बीटा देखा था, उसमें जुगाड़ देखा मैंने आपका, तो इस सोच में लगा यार गणित से सर सही पढ़ा रहे, रिलेवेंट पढ़ा रहे, एमएसटी सीटी के लिए बहुत बढ़िया है। सी मैथ्स के लिए, तो मैथ्स के लिए फिर मुझे गणितज्ञ सर ने उनकी बैच ली, सिग्मा बैच, वही फॉलो करता रह गया। क्योंकि सर ने स्टार्टिंग में ओरिएंटेशन लेक्चर लिया था आपने, उसमें आपने बोला था कि अगर 99 प्लस लाना है मैथ्स में, मैं बता रहा हूँ उतना ही करो, उसके लिए और कुछ करने की जरूरत नहीं है, उतना ही करो, हो जाएगा आपका। तो मैंने सोचा कि बस अभी उन पे भरोसा करना है और कुछ करने की जरूरत है। फिर मैंने बाकी सब साइड में रख दिया, सिर्फ अंकुश सर को फॉलो किया मैथ्स के लिए। मैथ्स के लिए तो मैं कहूंगा आपको अलग करने की जरूरत नहीं है। अगर अभी सिग्मा बैच की थी मैंने, बस अंकुश सर पे भरोसा रखो, हो जाएगा। तो मतलब ये जो दिसंबर महीना, ये पूरा, जैसे सिग्मा बैच में 2 महीने में खत्म करते हैं, नवंबर से स्टार्ट था। हाँ, तो नवंबर दिसंबर 2 महीना, तो 2 महीना आपने कंटिन्यूअसली जो बैच में चल रहा था वो सारा फॉलो किया है ना। क्विज, फिर उसके बाद पीवाईक्यूज, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ मेरा पैटर्न ही वही है, 3 स्टेप प्रोसेस।
चलो गुड टू नो। हम्म। तो आई थिंक बच्चे आपसे रिलेट कर पाएंगे, हम्म। और जो आपने किया अगर वो सिमिलर करते हैं तो दे कैन ऑल्सो स्कोर। यस। व्हाट अबाउट फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में बहुत बच्चों को डर लगता है। तो फिजिक्स मेरा बोलूंगा अच्छा था, मेरा सही जा रहा था, क्योंकि मैं यूट्यूब पे लेक्चर वो फिजिक्स वाले के पुराने लेक्चर्स देखता था। लेकिन मुझे लगा कि वो लेक्चर्स मुझसे कंसेप्ट क्लियर हो रहे थे। क्वेश्चन प्रैक्टिस मुझे सीटी की करनी थी, तो उसमें उतने डीप लेवल, मतलब जैसे जेईई मेंस या फिर एडवांस में क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स रिलेटेड, वैसे नहीं आते थे। सीईटी में आपको जल्दी करना पड़ता है, तो वो फॉर्मूला बेस्ड होता है, इधर उधर 2 से 3 फॉर्मूला मैनिपुलेट करके आपको आंसर निकालना पड़ता है। तो मुझे ऐसे ही पता चला कि आरजी लेक्चर सिर्फ आरजी लेक्चर्स में, वो भी मैंने जैन में स्टार्ट किया था सर, बहुत लेट किया था फिजिक्स का। पहले कंसेप्ट क्लियर कर लिए थे, लेकिन प्रॉपर प्रिपरेशन मैंने जैन से शुरू की थी फिजिक्स के लिए, क्योंकि बोर्ड्स भी आ रहे थे और मुझे क्वेश्चन भी सॉल्व करने थे। इस वजह से मैंने पूरा अपना आरजी लेक्चर पे डिपेंड किया, और बस उसमें फिजिक्स हो गया। फिजिक्स के लिए मैं कर रहा था कि चैप्टर खत्म हो रहा है, उसके साथ उसके पीवाईक्यूज कर रहा हूँ, और बाकी इतना ही कर रहा था, बाकी कुछ नहीं किया। ओके, मतलब चैप्टर और पीवाईक्यूज, यस। क्योंकि मैं इतना काम करके भी खत्म हो जाता है। हो जाता है। बहुत सारे बच्चे ना यहाँ पे, मतलब एक क्वेश्चन सबके लिए ही है, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, सर अरिहंत करूँ, सर मार्वल करूँ, सर ये करूँ, सर वो करूँ, यहाँ पे कंफ्यूजन में रहता है। बट एज यू आर सेइंग कि आपने तो मुझे क्या करना है कि आपको चैप्टर खत्म हुआ ना, तो आप पीवाईक्यू करो, और उसके बाद आपको टाइम मिल रहा है। पीवाईक्यू आई एम नॉट सेइंग लाइक फॉर 1 ईयर, आपको वो 2021 से 2024 के सॉल्व करने हैं, और वो 2 बार सॉल्व करके आप फिर बाकी रेफरेंस पे जाओ। फिर आपको लगे कि अरिहंत करना है, कर लो, अच्छी बुक है, टारगेट कर लो, बहुत बढ़िया। फिर जो भी बुक है, सारी बुक्स अच्छी है, क्योंकि आप लास्ट में पीवाईक्यू फोकस करते हो, फिर टाइम नहीं होता, फिर आपके रह जाते हैं, फिर आपको पता चलता है कि अरे यार पीवाईक्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता है कि आप पहले से ही पीवाईक्यू फोकस करो, वो इंपॉर्टेंट पार्ट खत्म कर लो, फिर आप रेफरेंस पे जाओ ना। रेफरेंस अभी टाइम कम है तो रेफरेंस पे थोड़ा, अगर 12th के स्टार्टिंग से करो तो रेफरेंस ठीक है, लेकिन अभी आप पीवाईक्यू फिर उससे भी हो जाएगा। पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट, राइट। तो इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यूज को करना, और जैसे आपने कहा मिनिमम 2-3 बार तो करना ही चाहिए। यस यस एग्जैक्टली। और वैसे भी क्लास में एक बार होता ही होता है, जैसे अगर कोई मेरे बीटा सेशंस या फिर सिग्मा सेशन देख रहा है, तो हम लोग क्लास में बहुत सारे पीवाईक्यूज करते हैं। तो पीवाईक्यूज एक बार तो होता ही होता है, एक बार खुद से करने हैं और एक बार फिर आफ्टर बोर्ड्स। यस, 3 बार तो हो सकते हैं, अभी भी करा स्टार्ट। और वो क्विज के भी होते हैं, क्विज में भी आते हैं, तो वो भी सॉल्व करके आप 4 बार कर रहे हो हर लेक्चर के बाद। एग्जैक्टली, वेरी नाइस पॉइंट। चलो बहुत अच्छा। पीवाईक्यूज कहाँ से किए थे, मतलब क्योंकि सारे पीवाईक्यूज डिफिकल्ट भी नहीं होते, मतलब इजी भी नहीं होते, डिफिकल्ट होते हैं, सॉल्यूशंस मिलते नहीं मिलते, तो हाउ डू यू गो? तो पीवाईक्यूज के लिए मैं, आप मैथ्स के लिए तो मैं देख रहा था पीवाईक्यूज आप क्विज में डालते थे, वहीं पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे थे सिग्मा बैच में, तो उससे हो जाता। मैथ्स के लिए कोई, मैं कह रहा हूँ मैथ्स के लिए कोई टेंशन नहीं था। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए जब सर ने राइट एंगल बैच ज्वाइन, क्योंकि तब तक मैंने सिलेबस कर लिया था, मेरा कवर 80% सिलेबस कर लिया था कवर, राइट। फिर आपने राइट एंगल बैच अनाउंस की, तो मेरे जो चैप्टर्स हो गए तो मैं उनकी रिवीजन पहले कर देते थे, वो पूरा थोड़ा बहुत बता देते, वो हो जाता था रिवाइज, 1 शॉट नोट्स बनाता था मैं। तो फिर उसके बाद पीवाईक्यूज आपके राइट एंगल बैच से कर जाता, फिर वही उसी से पीवाईक्यूज किया, क्योंकि वहां पे बहुत स्ट्रक्चर वे से था कि इजी से कैसे टफ तक जा रहा है वो टॉपिक, उसके बारे में पढ़ रहा था मैं पूरे राइट एंगल। सॉर्टेड, बहुत सॉर्टेड था, इससे मुझे ज्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं पड़ी। राइट एंगल बैच ली, 2021 से 2023 के पीवाईक्यूज किए, खत्म हो गया मेरा। ज्यादा इतना सिंपल था बस। राइट, वो हमने 3 साल के लिए ले रखा था, और फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने सेम किया था कि भाई सॉर्ट रखा था सारी चीजें। चलो नाइस टू नो कि आपको ये दोनों बैच ने बहुत हेल्प करी थी। अच्छा लगता है जब अपना बच्चा ही बताता है कि ये सब अच्छा था। अच्छा, तो अब इसके बाद केमिस्ट्री में बच्चे कैसे रटे, या बहुत सारे रिएक्शंस या फिर वो एक्सेप्शंस, आपने क्या किया था केमिस्ट्री को लेकर? केमिस्ट्री के लिए मैं केमिस्ट्री वैसे मैं बताऊंगा 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट इज फिजिकल केमिस्ट्री, देन इज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सो मैं सीक्वेंस बताता हूँ। फिजिकल केमिस्ट्री के लिए आपको सिर्फ फॉर्मूला याद होने चाहिए, लाइक यू हैव टू नो द फॉर्मूलाज फॉर ईच टॉपिक। आपको अगर फॉर्मूला याद है ना, तो आप उसमें सीधा वैल्यू डाल के आंसर ला सकते हो। केमिस्ट्री का पेपर सीईटी में 25 मिनट्स में खत्म हो सकता है, अगर आपको पता हो, क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में सिर्फ फॉर्मूला बेस आता है। और मैं बात करूंगा अभी ऑर्गेनिक की। ऑर्गेनिक में सिर्फ रिएक्शंस आपको मैकेनिज्म समझने की जरूरत नहीं है। लाइक आप सिर्फ सीईटी ओरिएंटेड पढ़ाई कर रहे हो, तो आपको यू डोंट हैव टू नो द मैकेनिज्म ऑफ दैट रिएक्शन। आपको सिर्फ वो रटना है, और वो वैसे ही आता है, फैक्चुअल आता है फिर ऑर्गेनिक का, उसमें कुछ अलग अलग नहीं करेंगे वो। फिर आपको रटना है तो उसके लिए आपको लिखना पड़ेगा। एज आई सेड कि 1 टाइम राइटिंग इज इक्वल टू 10 टाइम्स रीडिंग। तो इस वजह से आप जब एक बार लिख रहे हो, तो वो बहुत बार आपको रीड होने के मुकाबले होता है। तो आपको वो कम से कम 10 बार लिखना है, फिर वो रिवीजन करके टाइम फिर से एक बार लिखना है। तो लिख लिख के मैंने लर्न किया, तो दैट वाज माय स्ट्रेटजी रिगार्डिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और इनऑर्गेनिक में मुझे एक्सेप्शन ज्यादा याद नहीं रहते थे, इस वजह से मैंने सिर्फ राइट एंगल के जो पीवाईक्यूज थे कितने, वो 4 बार किए, मिनिमम गिन के 4 बार किए, और वो हो गया। फिर उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे, तो हो गया था मेरा, सेम आते हैं। इनऑर्गेनिक के लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, पीवाईक्यू से रिपीट हो रहे हैं इनऑर्गेनिक में भी। चलो, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स तीनों को कैसे करना समझ में आया। जब भी आप पढ़ते थे, आपने पूरा ऑनलाइन पढ़ा, यस राइट, तो हाउ डू यू स्टडी, मतलब कि
कितना घंटा, फिर हम्म। उसके बाद नोट्स बनाना है कि साथ साथ में नोट्स बनाना है, ये हम्म। बहुत कंफ्यूजन है बच्चों को कि टाइम कैसे मैनेज करना है, ठीक है। क्या वो क्लास के क्वेश्चंस वापस करने हैं, तूने कैसे करा? तो मैं एक्चुअली उठता था, मैं 7 बजे उठता था। फिर 7 बजे डेली रूटीन बताता हूँ मैं कैसे, कितने घंटे घंटे के हिसाब से तो मैंने नहीं पढ़ा, लेकिन वो भी बता देता हूँ। मैं डेली 10 to 11 आवर्स बैठता था। उसमें मैं मैथ्स का सब्जेक्ट हर रोज लेता था, और उसके साथ मैं बाकी का जो फिजिक्स है फिर केमिस्ट्री लेता, क्योंकि मैथ्स ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेटेज ज्यादा रहता है उसका। तो सुबह उठता था, सुबह सीधा मैथ्स करने लेता था। सर के लेक्चर आ जाते थे सिग्मा बैच में, वो देखता था, फिर उनके क्विज सॉल्व करता था। फिर क्विज में 2 बार सॉल्व करता था, तो एक शॉर्ट पीरियड टाइम लेके, क्योंकि वो नया नया रहता है, लेकिन वो बाद में फिर से करोगे तो अच्छे से वो दिमाग में प्रिंट हो जाता है। तो वैसे मैथ्स करता था, मैथ्स के लिए 5-6 घंटे देता था मैं। और फिर अच्छा। हाँ देता था मैं, क्योंकि बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ती है मैथ्स के लिए। उसके बाद फिर केमिस्ट्री या फिर फिजिक्स लेता था। फिर बाकी के जो 5 घंटे ये कर लिया, फिर 5 घंटे केमिस्ट्री या फिजिक्स कर लिया। उसमें एक दिन वो फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री? यस यस, मैथ्स डेली, और मैथ्स के साथ एक दिन फिजिक्स, या फिर मैथ्स के साथ एक दिन केमिस्ट्री, ऐसा अच्छा। करता था। क्योंकि हर रोज 3 सब्जेक्ट करना टफ हो जाता है। और मैं और एक बात बता सकता हूँ मैं, कि आप घंटे के हिसाब से मत पढ़ो। एक टारगेट बनाओ डेली, आपको क्या करना है उतना कवर करना है, उसके पहले सोना नहीं है। इफेक्टिव स्टडी होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं किसी बैठ के बुक लेके। अच्छा। इफेक्टिव स्टडीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। करेक्ट। तो ये 10 घंटे जब पढ़ते थे, 5 घंटे आप मैथ्स, तो इसमें ऑनलाइन लेक्चर्स भी आ गए। यस यस, आप लेक्चर देखते देखते नोट्स बनाते थे, हम्म। वो भी टाइम, क्योंकि 1 घंटे का लेक्चर हो लेकिन 2 घंटे लग 2 जाते हैं घंटे, आपको। 2 से ढाई घंटे लग जाते, वो क्योंकि questions आप मैं solve जुगाड़ करते भी हो। लिखता था, जुगाड़ के लिए अलग बुक रखी थी। अच्छा। हम्म। तो ये सारी चीजें करने में 2-2.5 घंटे लगते हैं, और फिर Yes. 2-2.5 घंटे खुद की पढ़ाई है, जिसमें exactly. क्विज या फिर पीवाईक्यूज आ सकते हैं। यस, चलो नाइस, ये भी एक सिंपल तरीका हमें हम्म, समझ में आ गया, बच्चों को डाउट है ये बहुत बड़ा। एग्जैक्टली। चलो बहुत बहुत बढ़िया। पीवाईक्यूज भी उस दिन के उस दिन ही करते थे? यस यस, उसी दिन। ओके। क्योंकि अगर एक चैप्टर खत्म हो गया तो क्विज तो करता था मैं, लेकिन उसके बाद पूरा एक चैप्टर खत्म हो गया, आप टेस्ट रखते थे। चैप्टर खत्म हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट, चैप्टर टेस्ट लगते थे। तो उसके लिए मैं पीवाईक्यूज इधर उधर देखता था, वरना वही क्विज फिर से सॉल्व करता था। चैप्टर टेस्ट से पहले मैं क्विज फिर से सॉल्व करता था, तो वो मेरा चैप्टर टेस्ट भी अच्छे से हो जाती, और रिवीजन भी हो जाती थी। ओके। उतना ही। तो चैप्टर टेस्ट इज गुड फॉर रिवीजन? यस यस, ऑफ कोर्स, चैप्टर Okay. टेस्ट बहुत अच्छा अब है। रिवीजन की बात करिए यार, रिवीजन कैसे करना चाहिए? क्योंकि जो पिछले महीने पढ़ा है, फिर इस महीने लगता है धुंधला हो गया, यस यस, फिर वो अगले 2 हफ्ते बाद फिर लगता है धुंधला हो गया। ये मेरे साथ भी होता था। हाँ। एक्चुअली मैं बहुत भूलता था चीजें, तो मैंने फिर प्लान किया कि हर सैटरडे संडे ना, जो पूरा 5 दिन का मैंने पढ़ा है वो पूरा उस दिन रिवाइज करूंगा। और हो जाता था मेरे, अगर वो जल्दी रिवाइज हो गया ना, तो मैं अगला शुरू करता था। वो मतलब एक्स्ट्रा हो जाता था अगला। आपको सैटरडे संडे सिर्फ रिवीजन के लिए देनी है, वो पीरियोडिक रिवीजन होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक हफ्ता किया, पूरा किया, फिर भूल गए पीछे वाला, आपके रिवाइज ही नहीं किया, फिर 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर रहे हो, फिर वो आपको उतना ही एफर्ट फिर से करना पड़ता है। अच्छा। रिवीजन क्यों होती है? कि आपको जितना उतना एफर्ट्स किया है पहले उस चैप्टर खत्म करने के लिए, उसके आधे या फिर उसके भी आधे टाइम में आपको रिवीजन, मतलब वो हो जाता है चैप्टर कि एट द टाइम ऑफ एग्जाम आपको वो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। आपको एक रिवीजन नोट बनाओगे, 1 शॉर्ट नोट बना रहा था मैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक, जुगाड़ या फिर कुछ भी हो, एक फैक्चुअल क्वेश्चन हो, वो लिखता था, वही रिवीजन के टाइम वही पढ़ता था। फिर उसके लिए एक चैप्टर टेस्ट बहुत बार देता था, क्योंकि उससे रिवीजन हो जाती थी। मैं डिसाइड करता कि ये चैप्टर मुझे इस हफ्ते रिवाइज करना है, ये चैप्टर मुझे उसके अगले हफ्ते रिवाइज करना है, तो वैसे चैप्टर सेम टेस्ट क्वेश्चन वापस रिवाइज कर रहा था। ज्यादा नए क्वेश्चन, आई मस्ट से कि यू डोंट हैव टू सॉल्व 10 बुक्स, यू जस्ट हैव टू सॉल्व 1 बुक 10 टाइम्स, एज सर सेड। उन्होंने नहीं कहा था मुझे बहुत बढ़िया लेक्चर में। ये सही बात है एकदम, क्योंकि क्वेश्चन वही आ रहे हैं ना, उसी तरीके से आ रहे हैं, अलग अलग करेंगे। यार समझ रहा हूँ मैं, और अच्छा भी लग रहा है सुन के, बट कभी भी लगता है यार ये मतलब ट्रू भी है क्या कि 10-11 घंटे रोज पढ़ना 2-3 महीने के लिए? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2-4 दिन पढ़ते हैं, फिर हाई आता है, फिर लो, वो साइन वेव जैसे बोल रहे थे, हम बात भी कर रहे थे। तो व्हाट वाज योर मोटिवेशन इतना 2-2.5 घंटा महीना कंटिन्यूअसली, और 2-2.5 भी नहीं, 6 महीना पकड़ लो यहाँ से कंटिन्यूअसली पढ़ना? क्या मेरा मोटिवेशन था कि यार मैं ऑनलाइन पढ़ाई कर रहा था, सो आई डोंट हैव मेनी फ्रेंड्स, मतलब आजू बाजू दूर दूर रहते थे दोस्त मेरे। तो इस वजह से मेरा था कि यार कॉलेज लाइफ बहुत बढ़िया चाहिए मुझे, और बेस्ट कॉलेज मिला तो मेरी कॉलेज लाइफ उतनी ही बेस्ट होने वाली है। इस वजह से यही मेरा मोटिवेशन था। आपका कुछ अलग हो सकता है, लाइक यू हैव डिफरेंट मोटिवेशन। मेरा तो यही था कि कॉलेज लाइफ बहुत अच्छे से एंजॉय करनी, क्योंकि 2 साल बहुत पढ़ाई कर लिया। अब बाकी के 4 साल मस्त में कि पढ़ाई करने के साथ फिर 40% पढ़ाई, 60% एंजॉयमेंट, वही अपनी लाइफ है। ऐसा चल रहा था मेरे दिमाग में। तो बहुत क्लियर और ये मोटिवेशन इनफ था तेरे लिए? बहुत इनफ था, क्योंकि मैं अगर डीमोटिवेट भी हो गया ना, फिर मैं कॉलेज कैंपस की वीडियो देखता था, तो उससे फिर अच्छा लगता था कि यार क्या बात है, ये चल रहा है। मतलब अगर डीमोटिवेट हो के आपका जो मोटिवेशन है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको फ्यूल हर रोज, मुझे लगता है कि इस साल के बच्चों को फ्यूल बहुत जल्दी चाहिए, मतलब हर हफ्ते एक उनकी टंकी फुल होनी चाहिए। तो आप दे सकते हो। मैं हर संडे को ऐसे ही देखता था कि यार क्या चल रहा है कैंपस लाइफ में, उनके फॉलो करता था, इमेजेस देखता था, मुझे अच्छा लगता था। और मैं उसी दिन से फिर एज अ न्यू,
मतलब स्टार्टिंग से रिफ्रेश होके पूरा ये शुरू तेरे लिए कर देता है। डिस्ट्रैक्शन नहीं था कि कॉलेज कैंपस देखा, एक देखा, 10 देख लिया? हाँ वो भी हो सकता है, लेकिन मैं एक वीडियो देखता था, बस खत्म हो गया 20-30 मिनट का, उसमें हो जाता, क्योंकि वो पता चलता था ना इसमें जाना है तो ये छोड़ना पड़ेगा, पढ़ाई पे फोकस बहुत सारे करना है। बच्चे चालू करते हैं, हाँ। वो दिन निकल जाता है, फिर बोलते हैं यार रिवीजन वो नहीं वो हुआ। तो नहीं करना आपको, आपको सिर्फ थोड़ी के लिए मोटिवेशन है, वो टाइम पास नहीं है आपका। डोंट टेक अ मोटिवेशन एज अ टाइम पास, आपको मोटिवेट होना है, आपको टाइम पास नहीं करना उसके लेके। करेक्ट, चलो बहुत बढ़िया। तो बातें क्लियर हो रही है। एक बार फिर से एक बार स्ट्रेस करना चाहूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कितने इंपॉर्टेंट है। जब आपने एमएसटीसीटी दी तो क्या लगा, कितने क्वेश्चंस सेम या सिमिलर, ऐसा कुछ है आपके ठीक पास है। नंबर? मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ सब लोगों को, कि मैथ्स में अगर आप पीवाईक्यूज कर रहे हो सिर्फ, तो मैथ्स में 50 क्वेश्चंस होते हैं। तो एग्जैक्टली मैं बोल सकता हूँ कि मेरे शिफ्ट में आता 25 क्वेश्चंस एग्जैक्टली पीवाईक्यूज ही होते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल्स वैल्यू यहाँ पे मतलब नंबर बदल जाए, 6 से 7 कर दिया, उतना ही, ज्यादा कुछ नहीं। तो 25 क्वेश्चन मतलब हाफ ऑफ द क्वेश्चंस आर लाइक पीवाईक्यू बेस ओनली। फिर फिजिक्स के बारे में बात करूंगा, आपने सिर्फ पीवाईक्यूज भी कर लिए तो आप 25 से 30 आराम से स्कोर कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ पीवाईक्यू ओनली। और केमिस्ट्री तो पूरा पीवाईक्यू आता है, पूरा, उसमें कुछ नया है ही नहीं ना, जितना है उतना ही फैक्चुअल है। तो केमिस्ट्री के लिए सिर्फ पीवाईक्यू के लिए उतना भी इनफ है, आपको अगर 35-40 तक जाना है, उसके ऊपर जाना है तो आपको अलग अलग चीजें करनी और पड़ती है। जितना आप बोल रहे हो 30-35, ये आपको 99 परसेंटाइल दे सकता है? यस, अगर आपकी शिफ्ट, वो डिपेंड्स ऑन शिफ्ट करता है। मैं अपने मार्क्स बताता हूँ। मुझे मैथ्स में 70 मार्क्स थे, केमिस्ट्री में 37 मार्क्स थे और फिजिक्स में 30 मार्क्स थे। तो मेरा मैथ्स बहुत वीक था, लेकिन वो मैथ्स में ही मुझे सबसे ज्यादा परसेंटाइल आए। मेरे मैथ्स के परसेंटाइल 99.17 थे ऑन 70 मार्क्स। और मेरे जो फिजिक्स और केमिस्ट्री के दोनों में 98 परसेंटाइल थे। फिजिक्स में 30 मार्क्स में 98 परसेंटाइल थे और केमिस्ट्री में 37 पे 98 परसेंटाइल थे। तो देखो मतलब फिजिक्स ऑलरेडी वो सभी को खराब जाता है या डिफिकल्ट लगता है। 30 मार्क्स इज इक्वल टू 98 क्रॉस कर लेते हो, व्हिच इज वेरी गुड स्कोर। यस यस, तो और भी पीवाईक्यू से हो सकता है। अगर किसी का वीक है तो वो सिर्फ पीवाईक्यू भी कर रहा है। अगर किसी का फिजिक्स वीक है और फिर पीवाईक्यू भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसको वो भी 98.5 परसेंटाइल फिजिक्स में चला जाता है। और बाकी के आपको 2 सब्जेक्ट होंगे तो आप आराम से स्कोर कर सकते हो। वेरी नाइस, बहुत बहुत बढ़िया। चलो अब एक थोड़ा और 1-2 क्वेश्चन है। ये टाइम आ गया बोर्ड्स का है। तू भी तो इस समय बोर्ड्स के बारे में सोच रहा होगा। यस। तो आपने कैसे हैंडल किया दोनों को, बोर्ड्स भी करूँ एमएससीटी करूँ, कब तक बोर्ड्स को मतलब कब तक टाल सकता हूँ, कब तक एमएससीटी पे फोकस ज्यादा कर सकता हूँ? आपने क्या किया था? तो मुझे क्या लगता था, मुझे पहले से ही क्लियर था, अगर मैं सीईटी के लिए मैथ्स पढ़ रहा हूँ तो मेरा मैथ्स वो बोर्ड्स लेवल का तो हो ही जा रहा है, क्योंकि वो पूरा सीईटी पूरा कवर करता है, बोर्ड तो उसका अंदर का एक पार्ट है, तो वही हो ही जाता है वो कवर। तो मैथ्स के लिए मैंने दिसंबर एंड तक, मेरा टारगेट था कि 31 दिसंबर तक मैं पूरा अपना जो सीईटी है और एमसीक्यू सॉल्विंग पे ज्यादा फोकस कर रहा था। मैं तब तक कोई लर्निंग नहीं कर रहा था, कोई डेरिवेशन नहीं कर रहा था, बस फॉर्मूला लर्न कर रहा था, पीवाईक्यूज एमसीक्यू प्रैक्टिस पूरी कर रहा था। मैं ट्राई कर रहा था कि मेरा सब हो जाए उस टाइम पे। अगर अभी तक किसी का नहीं हो तो 80% तो हो जाएगा दिसंबर 31 तक। उसके बाद मैंने जनवरी से मैंने पूरा बोर्ड्स पे फोकस किया। फिर वो जब तक बोर्ड्स खत्म नहीं हो जाते तब तक पूरा बोर्ड्स ही करता रहा मैं। फिर उसके बाद फिर से मुझे रिवीजन करेंगे, मैंने बोला था कि 1 शॉट रिवीजन नोट्स बनाए थे मैंने, तो उसको रिवाइज करते करते फिर पीवाईक्यू सॉल्विंग कर रहा था। फिर हो गया मेरा, उसमें ही 2 महीने में पूरी रिवीजन हो गई। फिर 11 स्टार्ट किया तो हो गया था मेरा, ज्यादा कुछ नहीं। अरे भाई रुको, आपके लिए बहुत बड़ी चीज लेके आया हूँ। महाराष्ट्र बोर्ड्स के एग्जाम में मचाना है। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, वो भी विद हैंड रिटन सॉल्यूशंस। सर प्रीवियस ईयर पेपर्स चाहिए विद डिटेल सॉल्यूशंस। ये सब मैं आपको देने जा रहा हूँ, वो भी बिल्कुल फ्री। आपको सिर्फ देने होंगे 30 सेकेंड्स और फॉलो करनी होगी 3 सिंपल स्टेप। स्टेप 1, हमारे यूट्यूब चैनल गणित अंक को सब्सक्राइब करना है। स्टेप 2, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। स्टेप 3, आपको वो स्क्रीनशॉट हमें व्हाट्सएप करना है इस नंबर पर। आपका स्क्रीनशॉट मिला और हम आपको ऐड कर देंगे हमारे महारिवीजन कोर्स में। इसमें आपको मैथ्स ही नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश, कंप्यूटर और कई सारे सब्जेक्ट्स के बहुत सारी चीजें मिलने वाली है। अगर हम आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो आपका भी इतना बनता है ना, तो इसीलिए गणित के साथ पढ़ोगे तो हमेशा आगे रहोगे। ऑल द बेस्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मैं मानता हूँ कि सिमिलर होता है, या न्यूमेरिकल्स फिजिक्स के, केमिस्ट्री के सेम आएंगे, सिर्फ डेरिवेशंस अलग होंगे। बट व्हाट अबाउट अदर सब्जेक्ट्स? क्योंकि अगर आप जेई या सीईटी कर रहे हो तो मुझे लगता है 70% आप आराम से कर लेते हो। बोर्ड्स का हो गया आपका न्यूमेरिकल बेसिस पे, और थ्योरी आप आखिरी दिनों में कर सकते हो। बट इंग्लिश या फिर आप बायफोकल कंप्यूटर साइंस है या आईटी है, तो इनका कैसे किया आपने? क्यों मुझे लगता है कि बायफोकल में बहुत टाइम मिलता है बोर्ड के बाद, आपको 6 से 7 दिन मिल जाते हैं। तो उसमें 6-7 दिन मिल जाते हैं, मुझे खुद 10 दिन मिले थे मैथ्स के पेपर होने के बाद। तो मैंने उसी टाइम में मैंने पहले कुछ नहीं किया था बाकी सब्जेक्ट का, मैं ये 3 सब्जेक्ट पे ही ज्यादा फोकस कर रहा था, क्योंकि मेरे माइंड में पहले से ही क्लियर था कि बोर्ड्स के मार्क्स में तुझे कोई कॉलेज नहीं मिलने वाला। तुझे जो कुछ है वो सब एंट्रेंस एग्जाम पे, वहीं पे सारा कंपटीशन है,
उसी पे तेरी लाइफ होने वाली है। तो मैंने 3 सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस किया। फिर लास्ट में मेरा इंग्लिश तो मैंने 4 दिन पहले स्टार्ट किया था करना, और इंग्लिश का पेपर टफ नहीं आता ज्यादा, बहुत आराम से निकल जाता है इंग्लिश का पेपर। फिजिक्स का फिर हो जाएगा, फिर सारे आपने तो पढ़ा है तो वो 3 सब्जेक्ट हो जाएंगे। फिर बाइफोकल, किसी का फिर आईटी होता है, आईटी के साथ ज्योग्राफी वगैरह होता है, तो वो आसान होते हैं सब्जेक्ट, आप लर्न कर सकते हो। आप 2 दिन में पूरा बहुत छोटा सा उनका सिलेबस होता है ज्योग्राफी या फिर आईटी का, हाँ उतने में हो जाता है। मैंने तो बाइफोकल के लिए ना, तो लास्ट के जो पीवाईक्यूज के 2 साल के पीवाईक्यूज के 2023 और 2022 के, उसमें पीवाईक्यूज किए थे, उसमें ही पूरा पेपर आया था, वही हो गया। फिर मैंने साल भर कुछ नहीं पढ़ा था, मेरा कंप्यूटर साइंस था बाइफोकल, साल भर कुछ नहीं पढ़ा था। फिर मैंने आखिर के 10 दिन में पीवाईक्यूज कर लिए, मुझे 90% आ गए सीएससी। उन 10 दिनों में सिर्फ तूने कंप्यूटर साइंस ही किया। अगर कुछ नहीं पढ़ा होगा, अगर ने पहले से भी कुछ पढ़ा होगा तो आप फिर सीईटी भी कर सकते हो उस साथ। इस बार भी है 7-8 दिन का गैप आफ्टर मैथ्स, इनफ है, यस। चलो नाइस टू नो। तो बोर्ड्स हो गई, बोर्ड्स में तुम्हारे परसेंटाइल कितने आए? बोर्ड्स में मुझे 75.5%, 75 क्रॉस कर लिया। वेरी नाइस। तो इतना करके भी 75% आराम से हो सकता है आखिर के दिनों में करके भी। और फिर बोर्ड्स होने के बाद सीईटी का फिर से प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो अराउंड इस बार भी 45 डेज है और शायद आपके 50 दिन के आसपास, 50 दिन तक। तो वहां पे कैसा आपका कमिटमेंट था? तो एक बार मैंने क्या किया, बोर्ड के अपन पहले से ही बोर्ड में बहुत पढ़ाई करने से स्टार्ट कर देते, वो मोमेंटम बिल्ड हो जाता है कि पढ़ना है। तो आप बोर्ड एग्जाम के बाद ब्रेक मत लेना, प्लीज ये नोट करो, ब्रेक मत लेना। एक आप बोले कि यार 1-2 या फिर 2 दिन का ब्रेक लेता हूँ, तो वो मोमेंटम किल हो जाता है। फिर मेरा ऐसा कि पेपर हो गया सीएससी का, लास्ट पेपर सीएससी का था, कंप्यूटर साइंस का। फिर उसके बाद सीधा मैंने घर पे गया, 2 घंटे से बैठा हूँ या फिर सोया, खाया पिया, और अगले दिन से फिर स्टार्टिंग मैंने पूरी सीईटी की फोकस की, क्योंकि मेरा 11th का कुछ ज्यादा हुआ नहीं था, ऐसा कि 11th मेरा इतना अच्छा नहीं गया था। तो 11th का फिर से मैंने स्टार्ट किया, 11th के चैप्टर्स सर ने अपलोड कर दिए थे, तो वही देखता था। फिर पीवाईक्यूज, फिर वो 1 शॉट रिवीजन, तो सीईटी का फिर उससे स्टार्ट कर दिया था। पीवाईक्यूज पे फिर लास्ट में तो फिर सीधा पीवाईक्यूज ही करता था, फिर रेफरेंस बुक वगैरह सब साइड में रख दिया था। पीवाईक्यूज लेक्चर्स रिवीजन, इतना ही था मेरा। ओके। और बोर्ड्स के बाद टेस्ट सीरीज? यस, अल्फा मैंने लिया था। अल्फा टेस्ट सीरीज भी आपने करी थी? यस। चलो नाइस। अल्फा टेस्ट सीरीज में आपको क्या होता है कि मैंने 1 महीना, लास्ट के 1 मंथ में मैंने देना स्टार्ट किया था, क्योंकि बहुत मतलब रिवीजन कर ली थी, बोर्ड एग्जाम में थोड़ा भूल जाता, धुंधला हो जाता। 1 महीना मतलब 20 to 25 डेज मैंने फुल रिवीजन की, सारा पीवाईक्यूज फिर से सॉल्व किया। इसमें मेरा तीसरा टाइम पीवाईक्यूज सॉल्व हो गया था। फिर उसके बाद अल्फा सीरीज ज्वाइन कर दी, टेस्ट सीरीज के लिए। अल्फा में तो हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन डालते हैं। हाँ वही इस वजह से वो डिफिकल्ट क्वेश्चन फिर मैं वही क्वेश्चन सॉल्व करता फिर से। अच्छा। हाँ, फिर उस वजह से वो वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिल जा रहे थे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन 2-2 3-3 बार सॉल्व हो रहे थे। मैं उसमें पीवाईक्यूज थोड़े कम डालता हूँ और डिफिकल्ट बना रहे थे, वो तो देखा मैंने, क्योंकि स्कोर इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मैथ्स में फिर 100 आउट ऑफ फिर 65 में हो रहे थे। बहुत अच्छा स्कोर है। अच्छा। फिर मुझे लगा कि यार इंक्रीज होना चाहिए, कम से कम 75 तक जाना चाहिए, 70 प्लस मेरा टारगेट था जैसे। तो फिर उसके लिए वही क्वेश्चन में प्रैक्टिस करता था। फिर मुझे लगता था कि उसी में सर पहले फिर हो जाता, लेकिन अगली टेस्ट भी नहीं होती थी, तो लेकिन प्रैक्टिस हो रही थी। मुझे लगा ये होनी चाहिए प्रैक्टिस, ये चल रहा है मुझे, मेरा मतलब सही चल रहा है। अभी पेपर में कैसे भी आई एम रेडी फॉर दैट, करेक्ट। मैं सरप्राइज नहीं हूंगा। मुझे एज जैसे मैं टेस्ट दे रहा था, संडे को होती थी, मैं वैसे ही ये मेरी मेन जो सीईटी की एग्जाम होगी वैसी ही होने वाली है, बस वही वहां पे जाके देना है, या मैं घर पे दे रहा तो वहां पे जाके देना, कोई नया नहीं था मेरे लिए। और कुछ नोट्स बनाते थे कि कुछ गलतियां हो गई? एग्जैक्टली। तो मैं टेस्ट सीरीज में बताऊंगा। मैं पहली टेस्ट मॉक दी मैंने, ज्यादा मेरा पहला मॉक भी थोड़ा 60 मार्क्स आ गए थे, तो मुझे लगा कि कहाँ गए वो 40 मार्क्स, तो वो 20 क्वेश्चन गलत हो गए थे। और ऐसा भी था कि मैं तो कुछ लग रहा कि मेरा आंसर सही है, लेकिन वो तुक्के से गलत सही आ जाता था, तो वो भी देखता था मैं, तो उनको मैं सॉल्व कर जाता पूरे दिन में। वही 3 घंटे 1.5 घंटे का एग्जाम होता था, फिर मैं 1.5 घंटा ब्रेक लेता था, फिर अगला 1.5 घंटा उसको एनालाइज करता था पूरा, कि भाई कौन सा मुझे आता था 100%, वो आ गया फिर भी मैं कर लूंगा। फिर उसके बाद कौन सा नहीं आ रहा, कौन सा, या फिर ये टॉपिक छूट गया, फिर वो रिवाइज नहीं हुआ, ऐसे सब ऐसे बुक करता था मैं बुक पे कि ये क्वेश्चन है 25-26 क्वेश्चन आउट ऑफ, मतलब मेरे सिलेबस, मतलब मुझे किया नहीं मैंने वो अभी तक, फिर ये तुक्के से आ गया, और ये 100% आ गया था। उसमें कर देता 20 to 25 क्वेश्चन निकलते ही थे कि वो मैंने किए नहीं, कि या फिर गलती से सही आ गया, तो वैसे आ गए थे, तो मैं उनको करता था प्रॉपरली। फिर उसके लिए 100 पेजेस की 200 पेजेस की अलग बुक बनाई थी, उसमें मैथ्स के वो क्वेश्चन लिखता था, और अगले टेस्ट से पहले वो मैं फिर से लिखता था, तो ऐसी रिवीजन भी होती रहती थी और प्रैक्टिस भी होती रहती थी, और टेस्ट के लिए भी। बट आई थिंक ये एंड में ही करना चाहिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं अभी से करूं क्या, आई डोंट से। यस एग्जैक्टली सर, अभी आप सिर्फ एमसीक्यू पे प्रैक्टिस करो, वो टेस्ट सीरीज का है वो आपको लास्ट के 2 मंथ में करना है, आप बोर्ड एग्जाम के बाद।
करेक्ट, आई अंडरस्टैंड, कंप्लीटली एग्री। यस। चलो बहुत अच्छा। ऐसे करते करते आप एग्जाम्स तक पहुंच गए, एग्जाम पेपर दिया, ठीक है, पेपर देने के बाद लगा कि ये बहुत अच्छा स्कोर होने वाला है? एक्चुअली मुझे लगा कि मुझे मतलब मुझे फिजिक्स और केमिस्ट्री का सही गया था। मैथ्स में मैंने थोड़े फार ब्लंडर्स किए थे, एज आई सेड वीक सब्जेक्ट था थोड़ा, तो टेंशन आ गया, नर्वस हो गया मैं, यार मैथ्स अच्छा नहीं है तो कैसा होगा पेपर, ऐसा लग रहा था मुझे। तो वो दे दिया मैंने। फिर मुझे लगा यार 95-96 परसेंटाइल मिल जाएंगे, लग रहा था मुझे पेपर देने के बाद। लेकिन फिर जाके आपकी मैंने शिफ्ट एनालिसिस की वीडियो देखे, नहीं यार ये तो सही है, ये भी सही निकला है, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है, अच्छा स्कोर आ जाएगा, 98 क्रॉस कर लूंगा मैं। तो ये था मेरा, थोड़ा नर्वस था लेकिन शिफ्ट एनालिसिस के बाद मुझे सही लगा, फिर मैं नॉर्मल हो गया, फिर कोई टेंशन नहीं। चलो बहुत बहुत बढ़िया। और अल्टीमेटली 99 क्रॉस हो गया था, तो बहुत अच्छा है। और अच्छा लग रहा है कि आप काफी टाइम से अच्छे से जुड़े हुए हो गणितंक से। एक क्वेश्चन, गणितंक ने कितना आपको लगता है कंट्रीब्यूट किया आपके सक्सेस में? ओके, आई वांट टू बी वेरी ऑनेस्ट, गणितंक वाज माय गेम चेंजर फॉर सीईटी। मैथ्स के लिए मैं बोल रहा हूँ बहुत वीक था। गाइस आपको लगेगा कि इतना कैसे वीक हो सकता है कि 99.1 से फिर भी वीक बोल रहे हैं। मैं खुद हैरान हूँ कि 99.17 कैसे आ गए मेरे। अच्छा। क्योंकि मुझे अच्छा पेपर तो ठीक गया था, क्योंकि प्रैक्टिस भी की थी गणितंक सर की, लेकिन मुझे लग रहा कि 98 तक चले जाएंगे, लेकिन 99 क्रॉस हो गया मेरा। बहुत वीक था मेरा, बोर्ड्स लेवल ही कर रहा था मैं, ज्यादा कुछ इधर उधर की चीजें नहीं कर रहा था। फिर मुझे सीईटी के क्वेश्चन सॉल्व करते हुए लगा कि यार नहीं हो रहे मुझसे, तो मैंने शिफ्ट हो गया फिर गणितंक के रिलेटेड। गणितंक ने बहुत बढ़िया, फिर मैंने पूरा बोला कि 100% सर पे छोड़ दिया मैंने, जो सारे प्रॉब्लम्स सारे टेंशन है सर को दे दी। बोला कि मैं आपको सर को पूरा फॉलो करूंगा, 100 लाइक एंड टू एंड फॉलो करने वाला। फिर सारे उनके, फिर मुझे अच्छे अच्छे रिजल्ट दिखने लगे। मुझे टेस्ट लेते थे, टेस्ट में रिजल्ट देखते थे, टेस्ट में रैंक आती थी कि इतने बच्चे ने दी है और तेरी टॉप 20 में है, टॉप 15 में है, तो मुझे अच्छा लगता कि चलो मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मैथ्स के लिए मैंने मैथ्स के लिए कुछ अलग करने की जरूरत नहीं पड़ी थी मुझे। फिर पीवाईक्यू सीरीज आ गई, राइट एंगल बैच, वो तो फिर और भी अच्छा हो गया। वो लगता है कि पेड़े के साथ बर्फी भी दे दी, ऐसा लगा था मुझे। तो फिर बहुत बढ़िया गया मेरा। राइट एंगल बैच से पीवाईक्यू अच्छे से सिस्टमेटिकली सॉर्टेड वे से फिर से आगे सॉल्व हो गए। और बस गणितंक मैं बोलूंगा यार, मैं अब बताता रहता हूँ कि बहुत लोगों की गणितंक बेस्ट है। और मुझे मेरे कॉलेज में भी बहुत सारे गणितंक के स्टूडेंट्स मिले, वो आईटी सीएस में, वो भी कहते हैं कि अरे तूने गणितंक से पढ़ा है, मैं भी गणितंक से पढ़ा है। वो कॉमन हो जाता है। बहुत सारे दोस्त सीओईपी वीजेटीआई बहुत सारे हैं मेरे जो गणितंक के फॉलो करके वहां पे गए। तो गणितंक वाज गेम चेंजर, आई मस्ट से। नाइस टू नो दैट, ग्लैड टू हियर। चलो बहुत बहुत अच्छा लगा। और बच्चे लोग, और एक बात बताना चाहता हूँ मैं कि जो राज भैया है ना, ये एमएससीजीटी होने के बाद में भी रुके नहीं, अब बहुत कुछ कर रहे थे उसके बाद में भी, है ना। उसके बाद इन्होंने अपना यूट्यूब चैनल भी स्टार्ट करा, और ये आप जैसे जूनियर्स को वहां पे भी हेल्प कर रहे हैं। तो आप चाहो तो इसका चैनल देखना, मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप नीचे देखना। और लिंक पर इन्होंने देखना आपकी अलग अलग सब्जेक्ट्स की मतलब कैसे प्रिपरेशन करनी है, क्या करनी है, काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं, राइट? सो व्हाट वाज योर मोटिवेशन बिहाइंड योर चैनल? एक्चुअली सर, मैं मोटिवेशन तो नहीं कहूंगा, मुझे लग रहा था कि सीईटी होने के बाद फुल रिलैक्स हो गए। आपको अभी बताओ कितना प्रेशर है, आपको ऐसा लगा कि 1000 किलो का पत्थर रख दिया आपके सर पे, वो एग्जाम होने के बाद वो साइड हो जाता है। फिर आपको कुछ रहता ही नहीं, आपको कुछ भी कर रहे हो दिन भर में, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे हो दिन में। मैं खुद बोल रहा हूँ, मैं सुबह की रात को 3-3 बजे सोता था सीईटी के एग्जाम के बाद आई मस से, फिर 12 बजे उठ रहा हूँ, फिर अलग नेटफ्लिक्स या फिर एनिमे वगैरह इतने चीजें देख रहा था। मुझे लगा यार ये तो सही नहीं है, थोड़ा सा सिस्टमैटिक आना चाहिए, तो लगा कुछ नया स्टार्ट करते हैं। तो यूट्यूब, मुझे लगा कि यार यूट्यूब स्टार्ट करते हैं, तो यूट्यूब पे वीडियो बनाना शुरू कर दिया। तो थोड़ा रिस्पांस अच्छा आया, तो मुझे लगा यार ठीक है, ये कर सकते हैं अपन थोड़ा एज अ पैशन के लिए। साइड बाय साइड स्टडी तो चल रही है मेरी, अभी छुट्टी आती 4 महीने, तो उसमें स्टार्ट कर दिया मैंने। अच्छा यूटिलाइज किया, क्योंकि सोचते बहुत है, करते बहुत है, तो अच्छा शुरू किया। और आई हैव सीन कि मुझे बताया था एक बच्चे ने, तो वीडियोस भी काफी अच्छे थे, सिस्टमैटिकली थे कि कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे चार्ट्स बनाने हैं, सारी बातें आप बता रहे हो उसमें। बच्चों आप चेक कर सकते हो, मुझे तो अच्छे लगे, राइट? आई एम श्योर बच्चों को हेल्प होगी उससे। एंड इसका फायदा भी होता है क्योंकि आप अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर रहे हो। जैसे आपने मुझसे शेयर किया कि आपको कॉलेज में भी इसका फायदा हुआ। ना, कॉलेज में मुझे बहुत सारे, मतलब कॉलेज में हमारे क्लब कल्चर, वालचंद का क्लब कल्चर बहुत डाइवर्स है। उसमें वो आप एक कंपनी में ज्वाइन कैसे होते हो, वैसे ही वहां पे प्रोसेस होती है। आपको पहले एप्टीट्यूड टेस्ट देनी पड़ती है, फिर उसके बाद इंटरव्यू होता है, उसके बाद आपको एक लेटर मिलता है। मुझे भी जीडीएससी एक क्लब है, उसमें ज्वाइन हुआ था। तो मेरा हाईलाइटेड पॉइंट है कि मुझे कोडिंग तो आती थी, मैंने स्टार्ट करी थी पहले से ही, तो थोड़ी बहुत कोडिंग भी आती थी। उनके रिलेटेड तो पूछा है, लेकिन मेरा जो प्लस पॉइंट था, जो मुझे बाकियों से उठा रहा था, वो था कि मैं यूट्यूब कर रहा हूँ, यूट्यूब पे मेरे ठीक ठाक सब्सक्राइबर्स थे। तो इस वजह से वो एक एज अ प्लस पॉइंट ला, और उस वजह से सिलेक्ट भी हो गया मैं उसमें। कोडिंग स्किल्स रिलेटेड वो भी, और बहुत सारे फायदे होता है मुझे इसके लिए। मतलब ऐसा मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि जब कोविड का टाइम था, तो मेरे भी कुछ 1000-1500 सब्सक्राइबर थे, और उस समय में लोग अप्लाई करते थे अनअकैडमी को, लेकिन कोई कॉल नहीं आता था। और मुझे खुद से कॉल आया था अनअकैडमी का कि भाई आपके सब्सक्राइबर है, और उस समय में 1000 भी बहुत कम लोग हो गए थे। तो उन्होंने खुद से मुझे एमएससी टीचर अपॉइंट किया था।
तो फायदे बहुत है, बट बच्चा अभी मत शुरू कर। हाँ एग्जैक्टली एमएससीडी होने के बाद आप यूटिलाइज कर सकते हो अपना टाइम, बिल्कुल अपनी स्किल्स इंप्रूव करने के लिए। और एक बताना चाहूंगा कि लोग जो स्टूडेंट्स है वो क्यों देखते हैं, उनको पता है कि इसने कुछ किया तो उस वजह से फॉलो करते हैं। इस वजह से आपको यूट्यूब चैनल करना है तो आपको पहले कुछ करना पड़ेगा, लाइक हाँ ये इस वजह बाद में आप सोच सकते हो उसके बारे में। एग्जैक्टली। उसके बाद पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करो। मैं चल रहा ही नहीं था, मेरे दिमाग में नहीं चल रहा था, मैंने पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करा था। उसके बाद लगा यार कुछ करते हैं, अलग सा कुछ करते हैं। एग्जैक्टली, अभी जब तो पढ़ाई हो कर रहे गया। हैं तो पढ़ाई पे ही फोकस हाँ होना पढ़ाई चाहिए। पे एक आपको एक फोकस होना चाहिए, उस पे ही ज्यादा आपको उसी रास्ते पे चलना चाहिए। उसके बाद आप देख सकते हो, अगर आपने ये प्राइमरी चीज कर ली ना तो आप सेकेंडरी चीज के लिए आपको बुरा नहीं लगेगा, गिल्टी नहीं होगा कि यार पढ़ाई छोड़ के बाकी क्या कर रहा हूँ। बस अगले 3-4 महीने हैं और कुछ करके दिखाना है मेरे बच्चों। Yes. एंड आई एम श्योर बहुत सारी बातें आपको आज की इस कन्वर्सेशन से भी समझ में आई होगी। ठीक है, सो थैंक्स राज फॉर शेयरिंग ऑल द थिंग्स। थैंक यू सर। बच्चा लोग अच्छे से पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।